नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि देश में बीजेपी का सांगठनिक चुनाव चल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैठकें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव के बाद ही नतीजे बता पाएंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र विकल्प बीजेपी है। उन्होंने कहा कि अभी अभी हम दिल्ली जीते हैं, लोगों में बीजेपी को लेकर एक उत्साह है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। देश में एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है, सांगठनिक चुनाव चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन चल रहा है। तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैठक हो रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इसलिए इतने सारा बैठक चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस जब खत्म होगा उसके बाद ही बोल पाएंगे कि क्या रिजल्ट है। तो लगातार क्या संगठन को और मजबूत करने की और डेफिनेटली नए तरीके से अब चुनाव में उतरने की तैयारी है? डेफिनेटली 26 में हम लोग का इलेक्शन है और इसमें सब लोग एक साथ, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार। लास्ट इलेक्शन में हम लोग 77 विधायक चुने आए थे और लास्ट लोकसभा में हम लोग 12 लोकसभा एमपीज जीत के आए थे। तो इस टाइम में हम लोगों का एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी अभी दिल्ली में जीतकर आए, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जीतकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लेके लोगों के मन में अलग ही उत्साह है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस टाइम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। एक बड़ी खबर जो आ रही है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पे जो अध्यक्ष पद है, जो प्रेसिडेंट है, उसका भी कुछ नए चुनाव की प्रक्रिया भी होने जा रही है। क्या ये तो प्रोसेस है, ये बूथ से शुरू हुआ है, ये चलेगा पूरा नेशनल प्रेसिडेंट तक। ये ऐसे ही हम लोग का डेमोक्रेसी मेंटेन करके यहाँ पे चुनाव होते हैं। ऐसा ही चल रहा है। तो इसमें जैसा चुनाव प्रक्रिया है ऐसे इससे माध्यम से ही हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट बनेगा। स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर कुछ? हाँ, नहीं, वो तो चुनाव के पद्धति से ही आएगा। पहले बूथ आया, अभी मंडल, जिला हो रहा है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल। रेस में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो ऊपर लोग जो ठीक करेंगे ऐसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। आचार्य देवव्रत जी के साथ गुरुकुल के इन खेतों में मैंने प्राकृतिक खेती के व्यवहारिक रूप को देखा है। सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न, फल, सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ही धरती नहीं बचेगी। इसलिए ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी के समक्ष बैठकर, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए, उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं, एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती और ये फसलें पूरक होती है। अगर गेहूं के साथ चना लगाए तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप गेहूं को हो जाएगी। ये प्रयोग सचमुच में अद्भुत है। मैंने अब फसलों का जो रंग देखा है वो देखने को आज के युग में हम तरस जाते हैं। रंग हो,
स्वाद हो। अब गेहूं के पत्ते मैंने देखे, ऐसे चौड़े पत्ते मैंने गेहूं के पहले नहीं देखे। गन्ने की साइज हो, गाजर, चुकंदर और ड्रैगन फ्रूट तो यहां कमाल कर रहा है। इस मॉडल को पूरे देश में मैं देश के किसानों को आह्वान करूंगा, इस मॉडल को जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्राकृतिक खेती का मिशन उनके नेतृत्व में बना है और अब बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति हम गठित कर देंगे और फिर प्राकृतिक खेती का अभी भी अभियान चल रहा है। आचार्य जी चला रहे हैं, कई किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन का इसको स्वरूप देने का हम प्रयत्न करेंगे। और देश के किसानों को मैं अपील करूंगा कि पूरे खेत में ना, एक साथ में नहीं कहता, लेकिन 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करके देखो, आधा एकड़ में करके देखो, सही तरीके से। एक शब्द मैं जरूर कहूंगा, सही तरीके से। और उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, आचार्य जी का भी ये मानना है। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता, और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो, पत्थर की तरह कड़ी नहीं होने देता। और केंचुआ मिट्टी खाता और मिट्टी देता, वो भी खाद का काम करती है। तो ये प्राकृतिक खेती ही हमारी धरती को बचाएगी, हमारी अन्न की, क्योंकि आज विषाक्त अन्न खा के कई तरह की बीमारियां हो रही, उससे भी बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा थी आचार्य जी के आपके इस प्रयोग को देखने हम लोग आए, तो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे भले सही हो, लेकिन अब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं और 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं। हम एक अम्ब्रेला संगठन को सक्रिय कर रहे हैं जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि अम्ब्रेला संगठन के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। मित्रों, जब आज हम कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, तब मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी को भी हमने स्वीकारना पड़ेगा। आज देश के कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के क्षेत्र को बड़ी एक ऊपर से देखें तो कुल मिलाकर 1465 कोऑपरेटिव बैंक देश में है और उसमें से 460 अकेले महाराष्ट्र में है। एक देश में सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है, और शेड्यूल बैंक टोटल 49 है। आज मैं मुरलीधर माहौल ने एक काम किया है, वो भी आपको बताने आया हूं। माहौल पुणे से आते हैं, यहाँ के सांसद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रार के कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाए, जिससे लोगों को सुविधा देने में बड़ी सरलता हो। देश भर में सबसे पहला सीआरसीएस का क्षेत्रीय कार्यालय अपने पुणे में शुरू होने जा रहा है, और इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो मुरलीधर जी को जाता है। मुरलीधर, ये तो अच्छा है कि आप आपके क्षेत्र की चिंता कर रहे हो, इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हो, मगर सारे क्षेत्रीय कार्यालय मुरलीधर के नेतृत्व में ही देश भर में खुलने वाले हैं, जो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकों को ताकत देने का काम करेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था। अभी अध्यक्ष जी ने 5 करोड़ का चेक दिया और परसों ही हमारी एक मीटिंग समाप्त हुई है। मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है, और अब
अम्ब्रेला संगठन को 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हर दिन कोई ना कोई आएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में हर दिन कोई ना कोई आएगा। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है, सब लोग बिहार आ रहे हैं क्योंकि बिहार में इसी वर्ष नवंबर में चुनाव है, नवंबर के आसपास। उन्होंने कहा कि इन लोगों को बिहार और बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, केवल सत्ता में कैसे रहें इसी काम के लिए आ रहे हैं। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है, केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। और कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर ओलंपियन मनु भाकर ने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम सब उनका हौसला बढ़ाएंगे। सभी खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मैच हो जाए, देखते हैं, चीयर करेंगे मस्त टीवी के सामने बैठकर। एंड आई होप बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे इंडिया टीम और हम सब चीयर करेंगे उन सब के लिए। और ऑल द बेस्ट टू आवर एथलीट्स। रॉकेट। और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर रहेगा? बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन और बेतिया पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 15 किशोरियों को ऑर्केस्ट्रा से मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई लड़कियां पश्चिम बंगाल और नेपाल के रहने वाली हैं। बेतिया के नौतन, बैरिया और जगदीशपुर में जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर टीम पहुंची तो ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे यौन शोषण का बड़ा खुलासा सामने आया है। पश्चिम बंगाल और नेपाल से डांस के नाम पर लड़कियों को बिहार लाया जाता है और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यौन शोषण का खेल शुरू हो जाता है। जिस उम्र में उन्हें लड़कियों को जीवन संवारने की ज़रूरत होती है, उस समय उन्हें गर्भवती कर गर्भपात के जरिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। ऑर्केस्ट्रा से बता दें कि ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू होकर लौटी लड़कियों के खुलासे के बाद लड़कियों ने खुलासा किया और सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया है। वहीं रेस्क्यू से मुक्त हुई बालिकाओं ने बताया कि हम लोगों के साथ कई लोगों ने गलत काम किया है। ऑर्केस्ट्रा मालिकों द्वारा मारा पीटा भी जाता है। देखिए, इस संबंध में आप लोगों को बता दें कि जो मिशन मुक्ति फाउंडेशन है, जो चाइल्ड राइट के लिए काम करती है, इनके द्वारा हम लोग को शिकायत मिला था कि बेतिया में कुछ जगहों पर जो नाबालिग बच्ची है उनसे ज़बरदस्ती इस तरह का जो ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह का काम करवाया जा रहा है। तो इस संबंध में माननीय पुलिस महानिरीक्षक बेतिया रेंज महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में जो प्रोफेशनल डीएसपी हैं सपना रानी शामिल थी। इसके साथ साथ जो एसएचओ हैं महिला थाना सुधा, टाउन थाना से जो पदाधिकारी हैं विकास शाह, पीएसआई हैं खुशबू, इसी तरह मुफस्सिल थाना से पीएसआई हैं पार्वती यादव, अर्चना, इस तरह से काफ़ी लोग थे उसमें टीम में शामिल थे। तो हम लोग इनके बताए जगहों पे रात में करीब 3 बजे के आसपास हमने रेड किया, जो कि बैरिया में, नौतन में, जगदीशपुर में कई ठिकानों पे हम लोगों ने रेड किया। और रेड में हम लोगों ने 16 बच्चियों को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया है। इनका एज है वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जाएगा तो उस संबंध में उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो उसके वहाँ पे दिख रहे थे हम लोगों को, इन्होंने उसको लाया है, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। 16 में 14 बच्चियाँ जो हैं कि बंगाल की हैं, 2 नेपाल की हैं। बंगाल में ज़्यादातर 24 परगना और 26 परगना जिले की हैं। ऐसा भी है कोई नाबालिग लड़की? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। हमारे पास काफ़ी लंबे समय से सूचनाएं आ रही थी कि बेतिया के अलग अलग थाना क्षेत्र में कई माइनर लड़कियों को जबरन रख करके उनसे अश्लील नृत्य कराया जा रहा है और कुछ की शिकायत ऐसी भी थी कि उससे बेशर्ती तक कराई जा रही है। तो जिसके संबंध में हम लोग
माननीय एडीजी वीकर सेक्शन साहब से मिल करके उनको सारी समस्या बताया गया और बता करके तत्काल उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए जो बेतिया रेंज के डीआईजी साहब है उनको सूचित किया गया और उनके द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम में सदर डीएसपी साहब वन साहब और डीएसपी बेतिया मैडम और महिला थाना और अन्य थानों की टीम को जोड़ करके एक बड़ी टीम का गठन किया गया और टीम के जिसमें और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी थी, जिसमें रेस्क्यू फाउंडेशन, रेस्क्यू नीली फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन बेतिया, प्रयास चाइल्ड ये प्रयास जस्टिस सोशल जस्टिस क्या था प्रयास जूनियर जस्टिस, इनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा अर्ली मॉर्निंग रेड का स्टार्ट किया गया, जिसमें कि सबसे पहले नौतन में हम लोगों ने रेस्क्यू स्टार्ट किया। नौतन से होते हुए बैरिया से होते हुए जगदीशपुर में सभी को रेस्क्यू करके सुरक्षित महिला थाने लाया गया है। सभी की काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उनको जबरन यहाँ पर एक माइनर बच्ची है जिसने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया है। उनको जबरन उसकी कोई माँ ही थी, उसकी माँ ने ही दोनों बहनों को यहाँ पर, एक को 5,000 में एक को 10,000 में यहाँ ला करके बेच दिया ऑर्केस्ट्रा ऑनर्स को। और वो ऑर्केस्ट्रा ऑनर उसके साथ देह व्यापार, अनैतिक व्यापार और कई सारे लोगों से देह व्यापार कराया गया उनसे। और लड़की ने यह भी बताया कि 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उस मालिक ने प्रेग्नेंट कर दिया था उसको, जो कि 8 महीने का अबॉर्शन कराया गया। यह जांच का विषय है और लड़की तत्काल में 1 महीने की प्रेग्नेंट है। कहाँ से आते हैं? जो लड़कियां हैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल की और नेपाल की लड़कियां हैं। कुल मिला के 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेतिया के नरकटियागंज में चर्चित संजीव हत्याकांड के फरार अपराधी चंदन पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को पुलिस ने बरामद किया है। हत्या करने के दौरान जिस कपड़े को अपराधी ने पहन रखा था उसे भी पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस ने 5वें अपराधी चंदन को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 17 फरवरी को मॉर्निंग वॉक पर निकले विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक की पत्नी निशा बर्नवाल ने अपने प्रेम प्रसंग को लेकर अपने पति संजीव की हत्या कराई थी, जिसमें निशा का प्रेमी सचिन उर्फ मोगल सहनी अपने अन्य साथी मुकेंद्र उर्फ नकुल, रामाशीष और चंदन पासवान के साथ मिलकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। 17/2 को संजीव बर्नवाल की टीपी वर्मा कॉलेज के सामने सड़क पर चाकू एवं गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना का हम लोग उद्भेदन किए और उसमें 4 अभियुक्त को हम लोग पहले जेल भेज चुके हैं। एक प्राथमिकी अभियुक्त को भी हम लोग जेल भेजे हैं, जिन पर अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। और उस कांड में एक चंदन पासवान फरार चल रहे थे, उनकी कल गिरफ्तारी चनपटिया, शिकारपुर और साठी थानाध्यक्ष किए हैं। चंदन पासवान की गिरफ्तारी हुई है और जिस घटना में जो पिस्टल प्रयुक्त हुआ था वो पिस्टल भी बरामद हुआ है चंदन पासवान के घर से। और साथ ही साथ चंदन पासवान जो उस दिन वस्त्र पहना था, हुड्डी मेहरून जो जैकेट उसका था और शॉल, वो भी बरामद हुआ है। इस संदर्भ में सर जो आरोप लगाया गया था, इस संदर्भ में जो एक अभियुक्त को जेल भेजा गया है, उसके तहत क्या करोगे? नहीं, वो तो चूंकि बादनी ही आरोप लगाई थी कि जमीन विवाद को लेकर के उन लोगों के द्वारा हत्या कराया गया है, तो चूंकि कांड प्राथमिकी नामजद हुआ था तो उसमें हम लोग तत्काल अरेस्ट करके जेल भेजे थे। चूंकि उस समय सभी लोग का, जो बादनी के परिवार के लोग का है, आरोप उन्हीं लोगों पर लगाया जा रहा था। लेकिन जब कांड का उद्भेदन हुआ है तो बात यही आई है कि बादनी ही पूरी षड्यंत्र रच के 4 अभियुक्तों से अपने पति की हत्या करवा दी है। तो अब उन लोगों पर हम लोग कुछ बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जैसी आएगी, साक्ष्य आएगा, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर इनकी? उसके गांव से हुई है गिरफ्तारी। कौन गांव से?
बड़ी खबर बागा से आ रही है, जहां रामनगर में दबंगई का मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद में पहले पीड़ितों के साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती खेत से गन्ना की तैयार फसल कटवाने का विधवा महिला ने जेडीयू नेता समेत अन्य पर आरोप लगाए हैं। दरअसल रामनगर थाना क्षेत्र के भावल स्थित एक ही परिवार से जुड़ा पूरा यह मामला है, जहां दबंग भाई ने दूसरे भाई और पट्टीदार विधवा महिला के साथ मनमानी कर जमीन और खेत में तैयार फसल को बटाईदार के जरिए देखिए कैसे कटवाया जा रहा है, और विरोध करने पर इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की, बावजूद इसके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लिहाजा घटना से आहत पीड़ित परिवार ने अब रामनगर थाना के सामने ही सपरिवार धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिए और उसके बाद हंगामा भी शुरू हुआ। पुलिस के पसीने छूटने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले को शांत कराने में भी जुटी। पुनीता सिंह और मेरा छोटा भाई सुनील सिंह जो हम पे ब्लेम लगा रहा है कि हमारे हक हिस्से की जमीन में है, हमको शेयर नहीं दे रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत बात है। वो जो जमीन है, मैं अपना गन्ना लगाया हूँ, सालों से मेरे जोताबाद में है, वो मेरे हिस्से की जमीन है और जबरदस्ती लोग चाहता है कि उस जमीन में हम अपने ताकत से जमीन को हमसे छीन लें, जबकि सारा लोग जानता है कि उस सालों से मेरे कब्जे में वह जमीन है। गांव के सारे लोग जानते हैं, मैं हमेशा उसमें धान और गेहूं और ऊख का फसल लगाया हूं, काटा हूं, और मुझ पे ये गलत आरोप लगा रहे हैं लोग कि जमीन में मेरा भी हिस्सा है, जबकि उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। मौखिक बंटवारा हम लोगों का हुआ है, वह मेरे हिस्से की जमीन है और मेरे जोताबाद में है, सालों से जोताबाद में है। मैं सुनील कुमार सिंह हूँ, ये मेरे चचेरे भाई सुमन और ये मेरी चचेरी भवे पुनीता सिंह है जो कि विधवा है। आज हम लोग थाने पे धरने पे बैठे थे। करीब 1 महीना से थानेदार महोदय रामनगर ने हम लोगों की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं करी। आज भी गए थे, हमारे विरोधी प्रेमचंद सिंह, पंकज सिंह और मनोज सिंह जो कि हमारे चचेरे भाई हैं, और उन्होंने जबरदस्ती गन्ना हम लोगों का कटवाया। इसके लिए हम थानेदार महोदय के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने आवेदन एसपी महोदय को भी दिया था। हमें मार पिटाई करी जा रही है, हमारे साथ कोई न्यायपूर्ण तरीके से ना तो हमारी एफआईआर लिखी जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई करी जा रही है। इसीलिए आज हम लोग को मजबूरन में धरने पे बैठना पड़ा। देखते हैं न्याय होता है हम लोगों के साथ या नहीं होता है। मेरा नाम पुनीता है। मैं अपने जेठ पंकज सिंह और ससुर अमर सिंह के साथ रहती हूँ। वो लोग मेरे साथ, मेरे पति का देहांत हो गया 2-3 साल पहले, तब मैं समझी थी कि मेरे ससुर मेरे साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया। जेठ जो है मेरा पंकज सिंह, वो बहुत माने भद्दा व्यवहार करता है, गाली गलौजा करता है। मेरे साथ मेरे ससुर भी नहीं दे रहे हैं, जो पंकज सिंह बोलता है वही मैंने वो बोलते हैं। जो मेरे बेटे का है, एक बेटा है, उसको पढ़ाने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। उतना मैं जितना देना चाहिए उन लोग उतना दिया नहीं है जितना मेरा हक है, कम दे दिया है। बोल रहा है जाओ उसी में गुजर करो अपना, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा है। मैं सब चीज में कमजोर पड़ जा रही हूँ। व्यवहार भी मेरे प्रति इन लोग का अच्छा नहीं है, गाली गलौजा कर रहा है। पंकज के साथ दे रहा है प्रेमचंद सिंह, मनोज सिंह, ये तीनों मिला हुआ है। थाने में भी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बेटे की परवरिश में मुझे दिक्कत हो रही है। गन्ना मेरा जबरदस्ती उन लोग कटवा रहा है। गन्ने खेत में भी जाती हूँ तो बोलता है कि मेरे जो चचेरे भाई साहब हैं उनको, मैं अपने देवर लोग के साथ जाती हूँ तो बोलता है कि जबरदस्ती ये लोग लाते हैं, लेकिन वो लोग में जबरदस्ती नहीं लाते। मैं अपने हक के लिए जाती हूँ। मैं इन लोग से विनती की कि मेरा भी हक आप लोग दिलवा दीजिए। इन्हीं लोग के साथ मेरा गलत पे रिश्ता जोड़ देता है। जो भी मदद कर रहा है, देवर हो या भसुर हो, उन्होंने के साथ मेरा गलत व्यवहार बता दे रहा है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के बंजरिया में बन रहे भव्य पार्टी कार्यालय का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में यह घोषणा की कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत जल्द बाबू की कर्मभूमि मोतिहारी में आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मोतिहारी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ पे स्वयं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आने वाले हैं और हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय जी को, उर्फ शशिभूषण राय जी को, कि इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। ये आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा है। गांधी जी ने स्वयं यहाँ आके इसकी नींव रखी थी और पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय भीम, जय संविधान का हर जगह मजबूती से आवाज़ उठा रहा है, उसमें इस बात की प्रासंगिकता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट स्वयं आकर यहाँ उद्घोष करेंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे नए ऑफिस का। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।